गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो अध्याय नंबर 1 चल रहा था, पहला चैप्टर, उसकी अगला टॉपिक जो है भूगोल की शाखा है, उन्हें हम शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भूगोल का इतिहास, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ और भूगोल के क्षेत्रों के बारे में। अब अपन शुरू करते हैं भूगोल की शाखाएँ, ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी। भूगोल की, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि भूगोल की 2 शाखाएं होती है मूल रूप से। पहली होती है भौतिक भूगोल और दूसरी होती है मानव भूगोल। तो उसी चीज़ पे आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। जो चित्र अपन ने देखा था उसका अध्ययन करने के लिए बता रहा है। भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल अध्ययन के 2 उपागम हैं, विषय वस्तु और प्रादेशिक। विषय वस्तु जो है भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जो है विषय वस्तु के आधार पर, यह उपागम किसने दिया था? एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नामक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने प्रवृत्त किया था। जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता जो कार्ल रिटर थे उन्होंने किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि भूगोल विषय के जो 2 उपागम है, पहला विषय वस्तु और दूसरा प्रादेशिक, इनका प्रादुर्भाव किसने किया, इनका जो है नाम किसने दिया था? तो विषय वस्तु का तो आपको अलेक्जेंडर का नाम याद रखना है और प्रादेशिक में आपको कार्ल रिटर का नाम याद रखना है। विषय वस्तु में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। यानी कि विषय वस्तु में जो है किसी क्षेत्र का है, अलग अलग भागों में उसको विभाजित करके उसका विस्तृत रूप से पहचान की जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जिससे विश्वत्रेखीय सदाबहार वन यानी वनों के प्रकारों के बारे में पढ़ेगा। फिर नरम लकड़ी वाले कोणधारी वनों के बारे में, मानसूनी वनों के बारे में, इस प्रकार उनको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रादेशिक उपागम में क्या है? प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेशों के हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल का एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर रहता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकालीन भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ साथ मानव भूगोल का भी जो है विकास हुआ है। तो बच्चों, दोनों नाम इसमें आगे भूगोल की दोनों शाखाओं के नाम एक बार वापस देख लेने था। पहला है भौतिक भूगोल यहाँ पे, और दूसरा जो है मानव भूगोल। तो भूगोल की कितनी शाखाएं हुई बच्चों? भूगोल की 2 शाखाएं हुई। पहली हो गई भौतिक भूगोल और दूसरी हो गई मानव भूगोल। तो ये भूगोल की 2 शाखाएं हो गई। भूगोल की शाखाओं में देखना, आप दोनों को अंतर से पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम पूछ सकते हैं प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बाकी बड़ा प्रश्न इस पाठ से नहीं बनता है। तो आपको उप क्षेत्रों के केवल नाम और उन क्षेत्रों में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो याद रखना है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के उप क्षेत्रों में देखना, भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो जाएगा, से सारे नाम आएंगे। तो भू आकृति विज्ञान देखना, भू आकृतियाँ तथा उनके क्रम और विकासों का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी पर्वत पठार मैदानों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जलवायु विज्ञान में मौसम तथा जलवायु के तत्वों, जलवायु के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान में धरातल के जल परिमंडल में समुद्र, नदी, झील, जितने भी वो स्रोत है जिनमें पानी पाया जाता है, उसका अध्ययन जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर आते हैं अगर मृदा भूगोल, जिसमें मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर इत्यादि चीज़ों का अपन अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, भौतिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हुए? भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया और मृदा विज्ञान हो गया। ये हुआ भौतिक भूगोल के
उपक्षेत्र। अब बात करते हैं अपन मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के बारे में। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों में पहला उपक्षेत्र जो है बच्चों वो आता है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसमें समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, इसमें जनसंख्या तथा अधिवास यानी घरों के जो है रूपों के बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है। फिर आता है तीसरा आर्थिक भूगोल। यह मानव भूगोल के आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां है, चाहे खेती हो गया, चाहे उद्योग धंधे हो गए, चाहे पर्यटन, व्यापार, परिवहन, इन सब का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर चौथा आता है ऐतिहासिक भूगोल। इसमें किसी भी चीज़ के इतिहास के बारे में जो है जाना जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, कब बनी, कब प्रादुर्भाव इसका हुआ, तो वो इसमें अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान आता है अगला। राजनीतिक विज्ञान यह क्षेत्र को राजनीतिक घटना की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटवर्ती पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने में भी सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। तो ये दो भूगोल की शाखाएं थी। इसके अलावा और भी होती है, जीव भूगोल हो गया, प्रादेशिक उपागम, ये अन्य शाखाएं, पर आपको मेन प्रमुख रूप से जो है भूगोल की दो ही शाखाओं के बारे में जानना है, पहला भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगर अन्य शाखाओं के बारे में पूछे तो जीव विज्ञान, जीव भूगोल और प्रादेशिक उपागम भूगोल आएगा। उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीव भूगोल, जीव भूगोल जो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरपृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का आविर्भाव, यानी कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को मिलाने के बाद ही जीव भूगोल का निर्माण हुआ है। इसकी कुछ उप शाखाएं जिसमें जीव भूगोल आ जाएगा, जिसमें पशुओं तथा उनके निवास क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। फिर वनस्पति भूगोल, इसका उप क्षेत्र कहलाएगा जीव का, यह वनस्पति का तथा उनके निवास क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर आता है पारिस्थितिक विज्ञान, जिसमें प्रजातियों के बारे में पढ़ा जाता है। और लास्ट में आता है पर्यावरण भूगोल, जिसमें समस्त पर्यावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। भूगोल की अगली शाखा जो है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं में देखना, पहला होता है वृहद, मध्यम और लघु प्रादेशिक अध्ययन। फिर ग्रामीण नियोजन, शहर नियोजन का उसका अध्ययन। फिर प्रादेशिक विकास का अध्ययन और प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। ये थी भूगोल के शाखाएं जिनके बारे में आपको जानना है। और इस प्रश्न में अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो आपको मैं और बता देता हूँ। एक तो जीपीएस और एक जीआईएस, ये दो चीज़ें आपको बच्चों याद रखनी है, जिसके प्रश्न आपके बन सकता है, बाकी आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस सर्किल के अंदर आपको मिल गया। जीआईएस जो मैंने पहले भी बताया था, भौगोलिक सूचना तंत्र, और जीपीएस का मतलब होता है जोग्राफिकल पैसिफिक सिस्टम, यानी वैश्विक स्थिति तंत्र। अब आता है आखिरी टॉपिक अपने चैप्टर का जो है वो है भौतिक भूगोल और इसका महत्व। पुस्तक का जो शीर्षक है हमारा और विषय सूची इस विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं बच्चों? तो परिभाषा शुरू हो रही है। भौतिक भूगोल में भूमंडल, जिसमें भू आकृति विज्ञान, प्रवाह, उच्चावच आ गया, वायुमंडल की बनावट, संरचना, मौसम, जलवायु आ गया, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा ये आ गया, झीलें, ये सारा जैवमंडल, इन सभी को मिला करके अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है भौतिक भूगोल। यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। सीधी सीधी परिभाषा बच्चों, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। वापस एक बार परिभाषा बता रहा हूँ बच्चों, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है तो वो अंडरलाइन कर लेना बच्चों एक बार। भौतिक भूगोल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों ही मंडलों को शामिल किया जाता है। इन तीनों मंडलों में जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वायुदाब आ गया, तापक्रम, वर्षा, समुद्र, सागर, झील आ गई, इसके अलावा जीव आ गए, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट था उसके अंतर्गत यही टॉपिक है। बाकी ज़्यादा बड़े प्रश्न इसमें से बनेंगे नहीं, जो मैंने बताया उसी को छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में याद करें। धन्यवाद।